गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल लास्ट क्लास में अपन ने संकुल यौगिकों में या कह दीजिए उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयता का टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। अब समावयता के बाद में इस चैप्टर के अंदर आगे अपने आते हैं उप सहसंयोजक बंध के सिद्धांत। यहां पे क्या बताया गया है कि अपन को पता है कि संकुल यौगिकों में एक बड़ा कोष्ठक होता है और इस बड़े कोष्ठक में दो चीजें होती हैं। एक तो धातु परमाणु या जिसे अपन कह सकते हैं धातु आयन, और दूसरी चीज है एन यानी कि लिगेंड। और अपन ने बताया था कि धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है और जो लिगेंड है वो ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन दाता होती है। यानी धातु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता हो गया, और धातु है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया। और दाता और ग्राही के बीच यहां बन जाता है उप सहसंयोजक बंध, जिसकी दिशा दाता से ग्राही की ओर होती है, यानी लिगेंड से मेटल की ओर होती है। इस बंध को अपन कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। तो यहां पे बड़े कोष्ठक में धातु और लिगेंड के बीच कौन से बंध का निर्माण हो रहा है? उप सहसंयोजक बंध का। इसलिए संकुल यौगिकों का दूसरा नाम होता है उप सहसंयोजक यौगिक। अब यहां पर धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध बन रहा है उप सहसंयोजक बंध, ये किस प्रकार बनता है इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, और इन दोनों सिद्धांतों को कहा जाता है उप सहसंयोजक बंध के सिद्धांत। और ये दो सिद्धांत इस प्रकार से है। पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता वैलेंसी बंध बॉन्ड सिद्धांत थ्योरी, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी। और जो दूसरा सिद्धांत है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र यानी फील्ड सिद्धांत थ्योरी, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं सीएफटी। तो ये जो दोनों सिद्धांत हैं वो अपन को क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि संकुल यौगिकों में धातु और लिगेंड के बीच उप सहसंयोजक बंध का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखिए, पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा? संयोजकता बंध सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत का शॉर्ट में इसको कहते हैं वीबीटी। और ये जो सिद्धांत है वो दिया था पॉलिंग ने, संयोजकता बंध सिद्धांत दिया था पॉलिंग ने। अब अपन को पता है 11th में अपन ने पढ़ा था कि पॉलिंग ने संकरण की अवधारणा भी दी थी। पॉलिंग ने संकरण को भी परिभाषित किया था। अब ये जो संकरण है वो
वो इस सिद्धांत को समझने में अपनी बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए कि यहां पे अपन संग्रह है उसको भी देखेंगे। इस सिद्धांत के अंदर मेनली पोलिंग ने क्या बताया कि अपन को पता है कि संकुल यौगिकों में बड़े कोष्ठक के अंदर धातु और लिगेंड के बीच निर्माण होता है उप सहसंयोजक बंध का। अब यहाँ पे लिगेंड है वो तो है इलेक्ट्रॉन दाता और जो धातु है वो है इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है और धातु इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। अब धातु को इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो धातु के पास क्या होने चाहिए? धातु के पास होने चाहिए रिक्त कक्षक। देखो ये धातु परमाणु है। अब परमाणु के अंदर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है वो स्थान क्या कहलाता है? कक्षक, ऑर्बिटल। तो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उसके पास क्या होने जरूरी है? रिक्त कक्षक होने जरूरी है। तो कक्षक वो स्थान होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की संभावना सबसे ज्यादा होती है जिसको अपन ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहां धातु के पास रिक्त कक्षक होने जरूरी है। अब ये जो रिक्त कक्षक है वो या तो S कक्षक के रूप में हो सकते हैं या P कक्षक के रूप में हो सकते हैं या D कक्षक के रूप में हो सकते हैं। तो धातु है उसके पास होने चाहिए रिक्त कक्षक S, P या D। अब देखिए अपन थोड़ा कक्षकों के बारे में क्लियर कर लेते हैं क्योंकि यहां पर धातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा किनमें? रिक्त कक्षकों में। अब देखिए अपन यहां पे थोड़ा देखेंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इस प्रकार होती है। देखिए परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनको अपन कहते हैं कोष। और ये कोष किस रूप में होते हैं? K, L, M, N। K कोष पहला कोष, L दूसरा कोष, M तीसरा कोष, N चौथा कोष। ये पहला है तो इसके लिए स्मॉल m की वैल्यू 1, ये दूसरा है, ये m तीसरा है और n चौथा है। और कोष के अंदर पाए जाते हैं क्या? उपकोष। कोष के अंदर पाए जाते हैं उपकोष। और उपकोष कौन कौन से होते हैं? S, P, D, F। तो ये क्या है? उपकोष है। उपकोष के अंदर पाए जाते हैं कक्षक। उपकोष के अंदर पाए जाते हैं कक्षक। तो देखिए जो S उपकोष है उसके अंदर होता है एक कक्षक और S उपकोष स्टार्ट हो जाता है 1s से। तो ये होता है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, इस प्रकार। अब अपन को पता है कक्षक के अंदर पाए जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में
इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इस प्रकार होती है। कोश के अंदर कक्षक और कक्षक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब अपन को पता है कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2। और कक्षक को अपन इस प्रकार बॉक्स के रूप में शो करते हैं और ये एक कक्षक है, ऑर्बिटल है जिसे अपन एज ए बॉक्स शो करते हैं। और इसके अंदर एक कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 2। अब एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो चक्रण है स्पिन वो एक दूसरे के विपरीत होता है, एंटी होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की तरफ होगा तो दूसरे का होगा नीचे की तरफ। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। अब यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये होती है युग्मित अवस्था। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों की कौन सी अवस्था होती है? युग्मित अवस्था होती है। तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब अपन को पता है एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, लेकिन एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब ये तो 2 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन हो गई। अब यदि एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये है अयुग्मित अवस्था, यानी ये यहां पे कैसा इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अपन ने अभी बताया कि जब उपसहसंयोजक बंध बनता है तो धातु लिगेंड को खाली कक्षक है वो अवेलेबल करवाता है। तो अपन कक्षकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए जो S कक्षक है वो कितना होता है? 1। यानी 1s में 1 होगा, 2s में भी 1 होगा, 3s में भी 1 होगा, 4s में भी 1 होगा, 5s में भी 1 होगा, 6s में भी 1 होगा। अब यहां पे आगे ये जो संख्या लगी है 1 2 3 4 5 6, ये किसको शो कर रही है? ये शो कर रही है किसको? कोष को। यानी ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है, ये 5वां है और ये 6ठा है। अब अपन ये तो S उपकोष की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं P उपकोष की। तो जो एक P उपकोष है उसमें होते हैं 3 कक्षक। एक P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। और ये 3 कक्षक किस प्रकार होते हैं? PX, PY, PZ, इस प्रकार। तो एक P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ। अब एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, तो 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6। तो एक P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, जबकि एक S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, क्योंकि S में कक्षक कितने होते हैं? अधिकतम 1। अब S स्टार्ट हुआ था 1 से, P स्टार्ट होता है 2 से, 2P, 3P, 4P, 5P, इस प्रकार, यानी 1P नहीं होता। इसके बाद अपन देखते हैं D। D के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल, यानी कितने कक्षक? 5 कक्षक। अब यहां पे जो 5 कक्षक है D के अंदर 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 और 5। अब ये कौन कौन से होते हैं? D XY, D YZ, D ZX, D X² Y²,
Z²। तो ये D के 5 कक्षक होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये D में इस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मैक्सिमम। अब S स्टार्ट हुआ था 1 से, P स्टार्ट हुआ था 2 से, तो यहां पे D स्टार्ट होगा 3 से, 3D, 4D, 5D। अब देखिए यहां पे D का थोड़ा सिस्टम अपने आगे काम आएगा कि आगे एक तो आएगा आंतरिक D, आगे एक तो नाम आएगा आंतरिक D कक्षक, और एक नाम आएगा बाह्य D कक्षक। अब देखिए इनका क्या मतलब है, आंतरिक D कक्षक और बाह्य D कक्षक। देखिए अपन ने कहा था यहां संकरण में कक्षक भाग लेंगे, तो यदि संकरण में 3D भाग लेता है, अब आपको पता है 3D सबसे पहला D है, यानी ये सबसे अंदर की ओर होगा। तो यदि 3D भाग लेता है तो इसको कहेंगे आंतरिक D कक्षक, और 3D के बाहर की ओर होता है 4D। अब यदि संकरण में 4D भाग लेता है तो इसको कहेंगे बाह्य D कक्षक। तो 3D सबसे अंदर की ओर होता है तो 3D को कहेंगे आंतरिक D कक्षक, और 3D के बाहर की ओर होता है 4D, तो 4D को कहेंगे बाह्य D कक्षक। तो ये इस प्रकार यहां पे कक्षकों को ध्यान में रखना है। तो यहां अपन ने देखा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपन को कहां मिलते हैं? कक्षक के अंदर मिलते हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत का पहला पॉइंट कि धातु परमाणु लिगैंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। अब यहां पे अपन को बनाना है उपसहसंयोजक बंध, जिसमें लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन देगा और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब धातु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? रिक्त कक्षक। तो धातु परमाणु लिगैंड को क्या अवेलेबल करवाएगा? रिक्त कक्षक। अब देखिए ये जो रिक्त कक्षक है वो या तो होंगे S, या होंगे P, या होंगे D, जो अभी अपन ने बताए थे। अब देखिए ये जो रिक्त कक्षक है ये किस रूप में अवेलेबल होंगे? तो ये यहां पे अवेलेबल होंगे संकृत कक्षकों के रूप में। किसके रूप में अवेलेबल होंगे? संकृत कक्षकों के रूप में। तो देखिए अपन ने 11th में संकरण की परिभाषा पढ़ी थी, अब यहां पे संकरण है वो काम आएगा। तो संकरण क्या होता है? धातु परमाणु के लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके उतनी ही संख्या में
व समान आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं जिनको कहा जाता है संकृत कक्षक, और ये घटना होती है संकरण। तो संकरण क्या है? कि जो धातु परमाणु के लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति, देखो S की आकृति है गोलाकार, P की आकृति होती है डबलाकार और D की आकृति होती है द्विडबलाकार। यानी परमाणु के जो कक्षक होते हैं उनकी आकृति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है और इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। ये संकरण में भाग लेते हैं और आपस में करते हैं क्या? अति व्यापन। जिससे क्या होता है? जितने कक्षक भाग ले रहे हैं उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनते हैं और उन नए कक्षकों की ऊर्जा एकदम समान होती है और उनकी आकृति भी एकदम समान होती है, और इन नए कक्षकों को कहा जाता है संकृत कक्षक, और ये घटना होती है संकरण। तो धातु लिगैंड को कक्षक उपलब्ध करवाएगा किस रूप में? संकृत कक्षकों के रूप में। और धातु के पास जितने sp_d कक्षक भाग लेंगे संकरण में उतने ही क्या बनेंगे? नए संकृत कक्षक बनेंगे। तीसरा जो पॉइंट है यानी धातु के जो संकृत कक्षक हैं वो बराबर होंगे लिगैंड की संख्या की। यानी अब अपना ये टारगेट है कि धातु है वो लिगैंड को कितने संकृत कक्षक अवेलेबल करवाएगा। तो ध्यान रखिए कि संकुल में जितने लिगैंड होंगे उतने ही धातु है वो संकृत कक्षक है वो अवेलेबल करवाएगा। यदि लिगैंड 4 है तो धातु कितने संकृत कक्षक अवेलेबल करवाएगा? 4 करवाएगा। यदि लिगैंड है 5 तो धातु कितने कक्षक अवेलेबल करवाएगा? 5। यदि लिगैंड है 6 तो धातु कितने संकृत कक्षक अवेलेबल करवाएगा? 6। इस प्रकार अब देखो धातु संकृत कक्षक अवेलेबल क्यों करवा रहा है? क्योंकि लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन दाता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही है। धातु है अपना इलेक्ट्रॉन ग्राही और लिगैंड है अपना इलेक्ट्रॉन दाता। तो लिगैंड को इलेक्ट्रॉन देने हैं, धातु को इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो धातु को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? खाली संकृत कक्षकों की। इसलिए धातु खाली संकृत कक्षक अवेलेबल करवाएगा किसको? लिगैंड। तो देखिए ये अपना संकुल का बड़ा कोष्ठक है, ये अपना धातु आयन हो गया और ये लिगैंड हो गया। अब मान लीजिए धातु के पास संकृत कक्षक है धातु के पास संकृत कक्षक हो गए 4। मान लीजिए धातु के पास संकृत कक्षक कितने हैं? 4। तो यहां पे लिगैंड भी कितने होंगे? 4। अभी अभी हमने बताया था कि जितने लिगैंड होते हैं उतने ही धातु अवेलेबल करवाता है संकृत कक्षक। अब मान लीजिए यहां पे लिगैंड की संख्या कितनी है? 4 है। तो धातु कितने संकृत कक्षक अवेलेबल करवाएगा? 4। और इन चारों कक्षकों में फिर लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे
4 कक्षक अवेलेबल करवा दिए और इन चारों कक्षकों में लिगेंड ने क्या अवेलेबल करवा दिए, इलेक्ट्रॉन, और ये इसके साथ बना लेंगे क्या, उप सहसंयोजक बंध। तो इस प्रकार धातु और लिगेंड के बीच किसका निर्माण होता है, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जितने लिगेंड होंगे उतनी ही संख्या में धातु उपलब्ध करवाएगा खाली संकृत कक्षक, और उन संकृत कक्षकों में लिगेंड है वो क्या दे देंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दे देंगे, और उतनी ही संख्या में बनाएंगे उप सहसंयोजक बंध। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इस सिद्धांत का, अभी अपन ने बताया था जो धातु के डी कक्षक है, धातु के कौन से कक्षक, डी कक्षक। अब ध्यान रखिए अपन डी पे फोकस क्यों कर रहे हैं, अपन डी पे फोकस इसलिए कर रहे हैं संकुल यौगिकों में सामान्यतः धातु डी ब्लॉक की होती है। तो यहां पे डी कक्षकों पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संकुल यौगिकों में सामान्यतः धातु कौन से ब्लॉक की होती है, डी ब्लॉक की होती है। तो डी ब्लॉक की धातुओं में अपन को मिलेंगे क्या, डी कक्षक। तो अब अपन डी कक्षकों पे आते हैं। अपन ने भी बताया था डी है वो 3D से स्टार्ट होता है, यानी 1D नहीं होता, 2D भी नहीं होता, डी स्टार्ट होता है 3 से, 3D, 4D, 5D। और एक डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो 5 कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10। तो इसके अंदर 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे सबसे पहला डी है 3D, तो ये सबसे अंदर की ओर होगा, तो इसको कहेंगे आंतरिक डी कक्षक, और इसके बाहर की ओर होगा 4D, तो 4D को कहेंगे बाह्य डी कक्षक। तो 3D यदि भाग लेता है, यदि संकरण में धातु का 3D भाग लेता है तो इसको कहेंगे आंतरिक डी कक्षक, और यदि संकरण में धातु का बाह्य डी कक्षक भाग लेता है तो इसको कहेंगे बाह्य डी कक्षक। अब यहां पे देखिए आंतरिक डी भाग लेता है तब क्या होगा, और बाह्य डी भाग लेता है तब क्या होगा। यदि संकरण में भाग लेता है आंतरिक डी यानी 3D, तो संकुल को कहा जाएगा आंतरिक कक्षक संकुल। तो ध्यान दीजिएगा यदि संकरण में धातु का 3D भाग लेता है तो ये आंतरिक डी होता है, तो संकुल का नाम क्या होगा, आंतरिक कक्षक संकुल, या इसे कहा जाता है निम्न चक्रण संकुल। और यदि संकरण में धातु का 4D भाग लेता है, अब 4D को कहते हैं बाह्य डी कक्षक, तो यदि धातु का 4D भाग लेता है तो संकुल का नाम होगा बाह्य कक्षक संकुल, और इसका दूसरा नाम
कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि 3D भाग लेता है तो आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल बनेगा, और 4D भाग लेता है तो बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल बनेगा। तो ये मेन पॉइंट है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है संकुल की ज्यामिति। अब यहां पे जो संकुल बनेगा धातु और लिगेंड के द्वारा, उस संकुल की ज्यामिति या उस संकुल की आकृति क्या होगी, तो ये डिपेंड करेगा किस पे, संकरण पे। यदि संकरण होता है sp3, यदि संकरण sp3 होता है तो अपन को पता है sp3 की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, और यदि संकरण होता है dsp2 तो dsp2 की ज्यामिति होती है समतलीय वर्गाकार। अब यहां पे देखो D सबसे पहले आ रहा है, तो D सबसे पहले आने का मतलब यहां कौन सा D है, आंतरिक D है। D सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब D कौन सा है, आंतरिक D है। आंतरिक D बोले तो 3D। आगे चलते हैं, आगे संकरण है sp3d या dsp3। अब ये दोनों एक ही है, बस यहां पे अंतर है आंतरिक D का और बाह्य D का। यहां पे देखो D सबसे लास्ट में आ रहा है। अब D सबसे लास्ट में आ रहा है मतलब यहां कौन सा D है, बाह्य D। बाह्य D बोले तो 4D, तो यहां 4D भाग लेगा, इसलिए यहां पे होगा sp3d। और यहां पे देखो D सबसे पहले आ रहा है। अब D सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन सा D भाग ले रहा है, आंतरिक D भाग ले रहा है। आंतरिक D मतलब 3D। अब sp3d हो चाहे dsp3 हो, दोनों की ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये अपन पहले भी बता चुके हैं। अब नेक्स्ट है sp3d2 या d2sp3। अब यहां पे D सबसे लास्ट में है, यानी यहां पे बाह्य D भाग लेगा 4D, और यहां D सबसे पहले है तो यहां आंतरिक D भाग लेगा 3D। तो यहां 4D भाग ले रहा है तो sp3d2, और यहां 3D भाग ले रहा है तो d2sp3। तो इसकी अपन ने ज्यामिति बताई थी कौन सी, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। इसकी ज्यामिति वर्गाकार द्विपिरामिडीय या इसको कहते हैं अष्टफलकीय। तो इस प्रकार मेनली आपके ये संकरण और ज्यामितियां यहाँ पे काम आएंगी। sp3 संकरण होता है तो चतुष्फलकीय, dsp2 होता है तो समतलीय वर्गाकार, sp3d या dsp3 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और sp3d2 या d2sp3 होते हैं वर्गाकार द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय। अगला जो पॉइंट
पॉइंट है वो अपन को बताएगा संकुल की चुंबकीय प्रकृति। ये अपन को बताएगा संकुल की चुंबकीय प्रकृति। तो यदि धातु कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, यदि धातु कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? युग्मित अवस्था में, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इस अवस्था में हो, तो चुंबकीय प्रकृति होगी संकुल की कौन सी? प्रति चुंबकीय। और यदि धातु कक्षक में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी ये अवस्था, तो चुंबकीय प्रकृति होती है अणु चुंबकीय। तो यह ध्यान रखिए, संकुल की चुंबकीय प्रकृति डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो प्रतिचुंबकीय, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो अणु चुंबकीय। अब वीपीटी का जो लास्ट पॉइंट है वो आप देखिए, छोटा सा पॉइंट है ये। लास्ट पॉइंट इस प्रकार से है कि एक तो होते हैं पर्पल लिगैंड और एक होते हैं दुर्बल लिगैंड। अब पर्पल लिगैंड में एक तो आता है एमीन, एक आता है साइनो और एक आता है कार्बोनेट, तो ये कहलाते हैं पर्पल लिगैंड। और इनकी खासियत होती है ये धातु कक्षकों में युग्मन को प्रेरित करते हैं। तो पर्पल लिगैंडों की खासियत क्या है? ये धातु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के युग्मन को प्रेरित करते हैं, यानी यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पर्पल लिगैंड उनको क्या कर देंगे? युग्मित कर देंगे। दुर्बल लिगैंड है एक्वा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये दुर्बल लिगैंड है, ये धातु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के युग्मन को प्रेरित नहीं करते। तो इस प्रकार ये संयोजकता बल सिद्धांत के मुख्य बिंदु है जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। कल अपन वीपीटी के एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।